साहित्य निधि में आज सुनिए डॉक्टर सूर्यबाला की लिखी हुई कहानी ज़ेब्रा। डॉक्टर सूर्यबाला जी हिंदी साहित्याकाश का एक ऐसा चमकता हुआ सितारा हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। प्रस्तुत है कहानी ज़ेब्रा। इन मर्दों में यही तो खराबी है। मेरे दरवाज़ा खोलने के साथ ही अंदर से दहाड़ उठे। कौन? वही चोर उचक्का बदमाश लड़का आया है ना। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मुझे उसकी सूरत से चिढ़ है, इसीलिए तुम उसे और ज़्यादा बुलाती हो। एक दिन वो तुम्हारी लापरवाही का फ़ायदा उठाकर इस घर का सारा माल मत्ता लेकर गायब हो जाएगा, तभी तुम्हें तसल्ली होगी। यही वजह है कि वो सबसे ज़्यादा इसी घर की चौहद्दी नापता नजर आता है। 1000 बार कहा। गया तो जी, कहकर मैं भुनभुना कर चुप हो गई। अब इन्हें कौन समझाए कि सुझाव की ये नवाबी और मिजाज की तुर्शी कभी कभी ताक पर रखकर ठंडे दिमाग से अपना भला बुरा सोचना चाहिए, अपना काम निकालने का शऊर होना चाहिए। आपने तो चोर चक्का बदमाश कहकर दहाड़ दिया। अब खिड़कियां, रोशनदान, सीढ़ी ये सब कौन साफ करेगा? मैं या कि नवाब और उनके शहजादे शहजादी? उसका क्या, वो तो बदमाश चोर उचक्के से लेकर उल्लू का पट्ठा और गधे के बाप तक सारे खिताबों को बेहद बचकाने करार करता। यूं ही जैसा आया था वैसे ही अजीब सिलवले ढंग से मुस्कुराता लौट गया। लेकिन ये अभी तक वितृष्णा, खीज और गुस्से से भरे बड़बड़ाते जा रहे थे। चेहरा वैसा ही तमतमाया। यही तो फ़र्क है अनपढ़, उजड्ड, गंवार और पढ़े लिखे मनुष्यों में। कौन? ज़ेब्रा आया था क्या? मैं पापा की दहाड़ और बैल की बेहिसाब गनगनाहट से ही समझ गई थी। शहजादी बिनी अर्थात विनीता अपने स्टडी टेबल से गुनगुनाई थी। मैंने उसको 100 टाइम समझाया होगा कि इतनी ज़ोर से उतनी देर तक बेल मत बजाया करो, बट यू नो उसको तो भेजा ही नहीं। शहजादे किशोर नुकनुकाए थे। बात किसी की गलत नहीं थी। मुझे खुद उसके जद्दे जद्द बाल और धूल भरी शक्ल देखते ही चिढ़ाती थी। कितनी भी कोशिश करो दया आती ही नहीं। पर यहाँ उसकी शक्ल देखनी है या अपना काम निकालना है? गुस्सा और मिजाज ताक पर रखकर घुमा फिराकर फुसलाकर बात की जाए तो रुपए 2 रुपए कम में काम हो जाता है। अब रुपए 2 रुपए की क्या कोई औकात नहीं? अब गया खो गया। किचन में चाय का पानी चढ़ाने आती हूँ तो खिड़की के पीछे वाले घरों के किनारे किनारे लौट कर आता हुआ ज़ेब्रा दिखाई पड़ता है। वही चौड़ी काली सफ़ेद आड़ी धारियों वाली उसकी पसलियों से चिपकी हुई बाहदार बनियाएं, फटा सा नेकर, बेतरतीब सन के गुच्छों से रूखे उलझे बाल। जरूर हमेशा की तरह ही लजियाता खिसियाता सा चला जा रहा होगा। अब कहीं और किसी के घर लग गया तो चलो, अपना काम रुका ही समझो। डोंट वरी मम्मी, उसे शर्म वरम कुछ नहीं। देखना अभी 2 दिन बाद वैसे ही सुबह घंटी टनटनाता खड़ा हो जाएगा। ना अदब ना सलाम, सीधे सीधे एड़े बेड़े नीचे ताकता खिसियाता सा वही जुमला दोहराएगा। काम पाहिजे। वही आड़ी काली सफ़ेद धारी और उस पर अंग्रेजी में छपा ज़ेब्रा, वही मटमैला गावदी। दरवाज़ा खोलो तो सिर ठोंक लेना पड़ता है कि सुबह सुबह किस मनहूस का मुंह देखा। सब खींचते हैं, पूरी कॉलोनी खींचती है और सबने बेहद बेबसी से खुलेआम उसे झटकार फटकार कर जता दिया है कि रे ज़ेबरे, तू अव्वल नंबर का उजड्ड, गंवार और नकारा है। तुझे कुछ काम नहीं आता, तुझसे कहा कुछ जाता है, तू करता कुछ है। ये तो हम पढ़े लिखे सभ्य इंसानों का पसीजता दिल है कि तू काम मांगने आता है तो हम ना नहीं कर पाते और तेरी रोटी का आसरा लगा देते हैं। बड़ी राहत और तसल्ली मिलती है जब दूसरे भी यही कहते हैं। अरे इसे तो काम करने आना होता है तो भेजा चाट कर रख देता है। मुझे तो सच कहूँ शक्ल से भी नफरत है जी। मिसेज अरोड़ा लानत भेजती हैं। यू सी, मेरी तो इसने गार्डन की क्यारियाँ चौपट करके रख दी। भरे बगीचे में तो भूल से भी न रखना, तुलसी की सारी पत्तियाँ चबा जाएगा। अरे तुलसी क्या, कुछ भी सही, इस भुक्कड़ ने तो चबानी ही चबानी है। मिसेज भल्ला चिल्लाती हैं। जानवर जो ठहरा। कमरे के ऊपर की खिड़कियां साफ करने आएगा तो हर 2 मिनट पर ड्रेसिंग टेबल के शीशे में शक्ल देखे बिना इसे चैन नहीं पड़ता। बड़ा अमिताभ बच्चन है ना। 35 बार शक्ल देखी होगी अपनी। बहरहाल किसी काम का नहीं, पर हमारी भी तो अपनी लाचारियां हैं। बुरा हो इस इंडस्ट्रियल कॉलोनी का, इन छुटपुट कामों के लिए मजदूर ढूंढे नहीं मिलते। 1000 नखरे दिखाते आएंगे, दिन भर के 18-20 रुपए से कम नहीं। मुट्ठी भर भर कर साबुन का पाउडर डालेंगे और कानों पर रखी बीड़ी हर 5 मिनट पर बैठकर धुकधुकाते रहेंगे।
दोपहर को खाने गए तो आधे घंटे की जगह 1.25 घंटा लगा कर आएंगे, पर कोई पूछ नहीं सकता। दिन भर में जो कुछ आड़ा तिरछा हुआ, साबुन पानी के पोछे मारे और शाम 5 से आधा घंटा पहले ही सीढ़ी साबुन बाल्टी धोना शुरू कर देते हैं। बगीचे में काम करने के लिए बुलाओ तब तो और ज़्यादा नखरे। मजदूर नहीं, वे तो माली हैं साहब, फील्ड वर्कर नहीं, स्किल्ड। तो इससे तो अच्छा यही है ना कि ज़ेबरा को ही कुदाली या ब्रश साबुन पकड़ा दो और डपट डपट कर ताकीद कर दो, खबरदार जो बैठ कर सुस्ताया। क्यारी के पास या खिड़की का शीशा तोड़ा या बेकार साबुन बहाया तो। पर ठहरा तो जन्म का अहमक ही ना, घड़ी घड़ी तंग करने से बाज नहीं आएगा। दायां बाजू वाला खिड़की जाम है, नहीं खुलता, खुलवा दो। 5 मिनट बाद फिर हाजिर। अब वो ऊपर वाला कांच पर हाथ नहीं पहुंचता। जरा बाबा को बोलो स्टूल पकड़ लें, बहुत हालता है। वो भी हुआ। अब लो हथेली दबाता फलफलाता हुआ खून रोकता खड़ा है। पीछे की खिड़की का कांच टूटेला था ना, हाथ काट किया। और शाम को आधे घंटे पहले ही। मेरा हाथ पांव दुखता है, बाकी कल आके कर जाऊंगा। इतना सुनते ही काम लेने वाला बेसब्र होकर जल्दी से एक बात दुरुस्त कर लेता है। पैसे उतने ही ना, कायदे से तो तुझे 10 के बदले 9 मिलने चाहिए, क्योंकि तू हमें एक दिन के बदले 2-2 दिन डिस्टर्ब करता है। पूरे 2 दिन सफाई के पीछे पूरा घर कबाड़ खाना हुआ रहता है। कभी तेरे हाथ में पट्टी बंधवाओ, कभी स्टूल थामो। वो उसी खिसियाई हंसी के साथ कहता है, मैं काम अच्छा करेगा 10 देना। मालकिन भभक उठती है, अरे तू जितना छोटा है उतना ही खोटा भी, पैसे का हिसाब खूब आता है हैं? एक तो हम दया करके तुझको काम देता है, तुम्हारे साथ इतना हेडेक लेता है, ऊपर से तुम जबान लड़ाता, तुम्हारा बाप को बोलूँगी। बारी बारी से हर गैर स्वामिनी ने यही जुमले दोहरा तिहरा के ज़ेबरा के बाप को जतला दिया है कि उसका ये लड़का एकदम हलकट और नकारा है। वो काम के बीच खिलवाड़ करता है और रुपए आठाने के लिए बड़ी मेमसाबों से खिटपिट। इसलिए हर सुबह मार धकिया कर काम पर भेजने से पहले उसका बाप भी उन्हीं जुमलों के साथ सख्त ताकीद करके उसे बंगलों पर भेजता है और हम उसे डांटते दुत्कारते अनिच्छापूर्वक लोक कल्याण के नाम पर कुदाली, झाड़न, ब्रश जैसी चीज़ें पकड़ाकर या तो धूल भरी बरसातियों में घुसा देते हैं या हिलते स्टूलों पर चढ़ा देते हैं या फिर बगीचे की पथरीली मिट्टी समतल करने। काम खत्म होने पर जब वो वापस घंटी घनघनाता है, फिर खींच और वितृष्णा की वही लहर दौड़ने लगती है। दरवाज़ा जो भी खोलेगा उसे लथाड़ते हुए बोलेगा, तो उसे 1000 बार बोला कि बेल एक ही बार धीमे से दबाया कर, तू उस पर उंगलियां चिपकाए क्यों रहता है हैं? आई बेट उसे मज़ा आता है बिला वजह तंग करने में। क्या चाहिए, पैसे? लो फिर सवार हो गया सिर पर पैसों के लिए। पैसे देने जाओ तो आपका काम अच्छा किया, 8 आना जास्ती दो ना। क्यों? जो घंटी लगातार घनघनाता हुआ सबका मूड उखाड़ता है उसका। तुझे तो मैं ऐसे ही 8 आने ज़्यादा दे रही हूँ, कायदे से तो तुझे 8 ही देने चाहिए, मैं 9 दे रही हूँ। पूरे काम के 10 होते हैं। वो वैसे ही नीचे देखता हुआ खिसियाता है, अरे तू तो अव्वल नंबर का झूठा है, वर्मा साहब के घर में 9 में ही किया ना। मालकिन गुस्से में बोलती है। हाँ, वो सिर झुकाता है। फिर 8 आना ज़्यादा क्यों? मेरे को मांगता है। देखा? बिनी स्टडी से खुनखुनाती है। हाउ स्मार्ट ही इज़ एंड यू थिंक मम्मी ही इज़ पुअर एंड भोला भाला, बट देखो ना, ये तू जाकर अपने बाप से बोल। मैं फटाक से दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ, लेकिन काम तो करना है ही, बुरा हो इस बस्ती का। दारू की झोंक में जत्थे के जत्थे एक दूसरे के कंधों पर झूमते गिरते पड़ते निकल जाएंगे, पर काम के लिए ढूंढो तो कोई नहीं मिलेगा। लुगाइयाँ खटेंगी, चौके बर्तन झाड़ू पोछे करके पेट पालेंगी इनका, और ये उनके पैसे नोच खसोट दारू खाने में चढ़ाते रहेंगे और अपने पुरुषत्व पर हुंकारते रहेंगे। खुद इस ज़ेबरा का बाप ही किससे कम है? शुरू में उसी को तो बुलाया था बगीचे की क्यारी तैयार करने के लिए। किसी तरह एक आध क्यारी खोदी और खाने की छुट्टी लेकर वापस गया। आने पर 1.5-2 घंटे बाद देखा तो वही एक क्यारी खोदता रहा। पहले तो झुंझला कर रह गई, लेकिन बाद में गुस्सा काबू में ना आया तो झंझनाती हुई बगीचे में पहुंची थी फटकारने। लेकिन 2 मीटर दूर से ही शराब का जो तेज भभका नाक में गया तो वहीं खड़ी रह गई। पैर आगे बढ़े ही नहीं। तेज कदमों से वैसे ही उल्टे पांव पसीने पसीने होती लौट आई। फिर भी दिल धड़धड़ाता रहा, दिमाग की नसें चटकती रहीं। जब अंधेरा घिरे ये वापस आए तो बगीचे में जाकर देखते हैं कि वैसे ही झिल्ले पाजामे फटी कमीज में क्यारी के पास धुत औंधा पड़ा था।
गुस्से से ज़्यादा हमें अपनी तौहीन का डर था, प्रतिष्ठा का प्रश्न था। किसी तरह चुपचाप चौकीदार को बुलाया और बिना हो हल्ला किए उसे बाहर करने का आदेश दिया। इस तरह भी हारे को हरिनाम, अपने हिस्से में जेबरा ही आया। पहली बार आया तो नाम पूछना जरूरी था। तेरा नाम? वो चुप रहा। मैंने खींच कर दोहराया, अरे नाम बोलना अपना। टूना, वो हिचकते हुए किसी तरह बोला और तभी उसने जल्दी से जोड़ा, लेकिन आप लोग मुझे जेबरा बुलाना। जेबरा क्यों? क्योंकि कॉलोनी में सभी यही बुलाता है। किधर रहता है? पाइपलाइन के पीछे, सभी लोग जानता है। मैं घर में घुसने देने से पहले कुछ तो तसल्ली कर ही लेना चाहती थी शिनाख्त के साथ। पाइपलाइन के पीछे तो कितने ही रहते हैं। लड़का किसका है तू? वो बुढ़ा बेवड़ा है ना, उसी का। विनी और किशु अपने अपने कमरे में ठठाकर हंस पड़े। इस अहमक से कुछ भी पूछना बेकार है। ये ले झाड़ू और ब्रश, चल काम में जुट। मैं हर 5 मिनट पर देखूंगी, बैठकर मस्ती नहीं करनी है। दरिया दिली का दौरा तो मुझ पर अक्सर पड़ा ही करता है, और दरिया दिली छुपाई जाए तो उसका मकसद ही क्या। सिलाइयों में ऊन के फंदे उलझाते उलझाते ही किचन में काम करती शक्को को आवाज़ दी, शक्को देखो अपने लिए चाय बनाना, तो इस छोकरे को भी 1 कप चाय और 1 चपाती दे देना, अच्छा भूलना नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही शक्को ढिठाई से हंसती हुई कह रही थी, बीबी जी ये जेबरा की दुम चाय नहीं लेता। मैं चौंकी, शक्को को घूरा, फिर जेबरा से पूछा, क्यों रे, क्या हुआ? मैं चाय नहीं पीता। तो क्या दूध पिएगा हलकट? शक्को चहकी। मैंने शक्को को फिर आँख गुरेरी। वो सहसा चुप हो गई तो अचानक ऐसा लगा जैसे मुझ पर बेइज्जती का घड़े भर पानी उलट दिया गया हो। थूक गटकते गटकते तलखी से पूछा, क्यों? मेरा नासिर फूटा, बाजू वाला मौसी गर्म चीज़ खाने को मना किया है। नाउ यू आर हैप्पी? नो? विनी हंसी। यू आर मम्मी, मैं जानती थी, चली थी उसे चाय पिलाने, मज़ा मिल गया ना? मैं सिर से पांव तक अपमान से जल गई। जेबरा ने जैसे मेरी दरिया दिली पर थूक दिया। शक्को अभी भी डिटाई से हंस रही थी। अरे रे, बीबी जी ने दया करके बनवाई है, पी लेना, एक चाय से किधर तेरा नासिर फूटता है। शक्को, मैंने तो शक्को को मना किया ही, उसने भी फौरन ना कर दी थी। यूँ भी अजीब घुन्ना सा ही था और एठोल नंबर 1। दया धर्म के नाते कुछ भी पूछो, जवाब ही नहीं। ना ये कि उसकी माँ कब मरी, ना ये कि उसका बाप उसे दारू पीकर पीटता है कि नहीं, न यही कि बाप उसे जो सुबह सुबह काम के लिए फेरी लगाने भेजता है उसका पैसा उसे देता है या खुद ले लेता है, और ये भी नहीं कि आज उसने सुबह से कुछ खाना वाना खाया है या यूं ही भूखा घूम रहा है। वो सिर्फ काम पूछता है और हाँ या ना पर अमल करता है, बस। कुल्लू मनाली से लौटे, एक तो वैसे ही घर बगीचा अस्त व्यस्त, ऊपर से रोशनदान धूल से अटे धके, जैसे सारे शहर की गर्द हमारे ही घर में जमा हो गई है। अब जेबरा को बुलाऊं या नहीं? मुझे हमेशा वाली झंझट पसंद नहीं। बुला लो, तुम्हें उसके बिना चैन कहाँ? जी नहीं, ऐसी बात है तो नहीं बुलाती, आप किसी ठीक ढंग के मजदूर का इंतज़ाम कर दीजिए। ज़रूर ज़रूर, जैसे मैं मजदूरों का ठेकेदार हूँ ना। तो फिर कहिए हाँ। वो तो पहले ही कहा, लेकिन एक बात समझ लेना, वो साला अव्वल नंबर का चोर है। आपको कैसे मालूम? जानबूझकर छेड़ा मैंने, पर ये मजाक के मूड में नहीं, पूरी तरह गंभीर थे। कैसे क्या, इन सालों के चेहरे पर लिखा होता है, इसलिए मेहरबानी करके जो भी काम हो अपनी आंखों के सामने करवाना। इनकी रजामंदी ले चुकी थी, पर एक बात जानती थी, जेबरा को देखकर कितना भी संभालें इनका मूड उखड़ता ज़रूर है। इसलिए उसे 10 बजे यानी इनके ऑफिस जाने के बाद बुलाया था, लेकिन कमबख्त ने आकर 8:30 बजे ही घंटी मार दी, एकदम से गरमाए ये शक्ल देखते ही। लेकिन तब तक शायद अपना हलफनामा याद हो आया और गले में ज़बरदस्ती कुछ गटकते से अंदर चले गए। चैन की सांस लेते हुए जेबरा को झाड़ू थमा दिया और बच्चों वाला कमरा दिखा दिया, क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके थे। लेकिन अब एक नई मुसीबत। आधा घंटा भी नहीं बीता होगा कि 10वीं बार थूकने बाहर जा चुका था। लगातार रोशनदानों की धूल झाड़ता और फाँकता हुआ वो बेहद खांसता जा रहा था और 3-4 मिनट पर बाहर जाकर थूकता। आखिर न रहा गया तो ऑफिस जाने की अफरा तफरी में भी पैंट की बेल्ट कसते कसते दहाड़े, निकाल बाहर करो यार इसे, तुम सारे घर को सैनिटोरियम बनाकर छोड़ोगी। पहले इसकी खांसी ठीक हो जाए तब झाड़ू लगवाना। मुझ पर नहीं तो कम से कम बच्चों पर तो तरस खाओ, लेकिन तुम पर तो जब सफाई का भूत सवार होता है और ख़ासकर इस अहमक को देख लेती हो तो।
डायलॉग काफ़ी लंबा बोले, इसी से शायद 5 मिनट लेट हो रहे थे। किसी तरह ऑमलेट निगल आधी चाय प्याले में ही छोड़कर बाहर निकल भागे। इनके घर के बाहर कदम रखते ही मैंने चैन की सांस ली और जेबरा की ओर मुखातिब हुई कि मानवता की जो धज्जियाँ ये उखाड़ कर गए हैं उस पर थोड़ा पैबंद ही सही लगा दूँ। ये तो कोई बात नहीं हुई कि एक तो बेचारा खांस रहा है, ऊपर से जनाब डपटे जा रहे हैं। आखिर गरीबों के प्रति हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। काश मेरी तरह हर खाता पीता चैन करता इंसान सोचता। अतः कर्तव्य सोचकर मन को मस्तिष्क को संभाल कर जेबरा की तरफ मुखातिब हुई ही थी कि उसने रोशनदान से धूल का एक ज़बरदस्त झोंका नीचे फेंका। मैं एकदम साड़ी के आंचल से मुंह ढांपती गिरते गिरते बची। गरीबों के प्रति अपना धर्म और मानवता हवा हो गई। बिफरती हुई मैं चीखी, तुझे दिखता नहीं क्या मैं नीचे खड़ी हूँ, ऊपर से धूल का रेला झाड़ दिया। वो उधर 2 पल रुका और इस बेसब्री से मेरी ओर देखने लगा कि जल्द से जल्द हटूं तो अपना काम करे। हार कर मैं बिफरी, तुझे कब से खांसी आ रही है? वो चुप रहा। जब इतनी खांसी आ रही थी तो काम करने क्यों आया? फिर चुप। अरे तू बोलता क्यों नहीं? सुना नहीं क्या मैं क्या बोली? अपने बाप से बोलो आज तुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। इस तरह खांसता हुआ तुझे भेज देता है सब जगह बीमारी फैलाने को। एक बात समझ ले, इस तरह खांसेगा तो कोई तुझे अपने यहाँ काम नहीं देगा। मैंने दिया तो दिया, बोलूँगा। मेरे इतना ज़बरदस्त भाषण देने पर जैसे दया सी करते हुए वो सिर्फ इतना ही बोला और पूर्ववत खांसने और बाहर जा जाकर थूकने के बीच काम चालू रखा। दोपहर लंच पर ये कुछ देर से आए। पूछा क्या हुआ, मीटिंग वगैरह का? नहीं, गेट के बाहर थोड़ी भीड़ सी लगी देखी तो वहीं रुक गया। सालों ने अपने बाप का गेट समझ रखा है। किन सालों ने? अरे एक साला है पता नहीं कौन, खूब पीकर धुत बेहोश औंधा पड़ा है बगल वाली सूखी नाली में। बरसात होती तो पता चलता इडियट को, क्रियाकर्म के साथ प्रभाव भी हो जाता साले का। लेकिन कौन है, कैसा है? बस उखड़ गए। तुम्हारा मतलब मैं भीड़ में घुसकर शिनाख्त करने जाता? अरे आते हुए देखा इक्की दुक्की भीड़ लगी है, लोग झुक झुक कर नाले में पड़ी कोई चीज़ हिला डुला रहे हैं, फिर एक दूसरे से जिंदा है सांस चल रही है जैसा कुछ कहते अपना रास्ता पकड़ रहे हैं। चेहरा ही तो नाली में औंधाया है तो पता कैसे चले? छोड़ो, खाना लगाओ, साला मरे या जिए। लेकिन क्या 2-4 लोग मिलकर उसे पास के किसी दवाखाने में? इतनी आसान चीज़ नहीं है मैडम। पास में कौन दवा खाना है जहाँ ऐसे अधमरों का मुफ्त इलाज चलता है? और फिर आपाधापी में किसके पास इतना फालतू वक्त पड़ा है? वो क्या कहा है तुम्हारे गालिब ने, और भी गम है ज़माने में? फिर भी और कुछ नहीं तो ज़रा सुरक्षित जगह खिसका ही दें प्लीज़, सस्ती से हिदायती लहजे में बोले। यही तो कहना है कि आप ज़रा गेट के पास तमाशबीनों के बीच मजबा जोड़ने मत चली जाइएगा, मेरी इज्जत का ख्याल रखिएगा। मुझे भी ताव आ गया। मैं क्या ऐसी ऐरी गैरी हूँ कि राह चलतों के बीच भीड़ लगाने जाऊँगी? इज्जत सिर्फ आपकी ही है, मेरी थोड़ी ही है ना। गुड, कभी कभी अक्लमंदी के डायलॉग भी बोल लेती हो। इनके खाना खाकर चले जाने के बाद टेरेस पर गई। जितना उचक सकती थी उचक कर झाँका। मजमा छट चुका था, फिर भी इक्का दुक्का राह चलता आता, चलते चलते झांकता और पास आकर पहले दूर से तजबीजता, फिर धीरे धीरे हैरानी से उत्सुकतावश पास आकर एक आध हाथ हिलाता, कान सीने के थोड़े पास ले आता और दूसरे गुजरने वाले से जिंदा है जैसा कोई इशारा करके आगे बढ़ जाता। कोई तो डरते डरते जरा पास आकर झांक लेते बस, फिर सशंकित निगाहों से एक बार चारों तरफ नज़र दौड़ाते और चले जाते। गरज ये कि दोपहर काफ़ी व्यस्तता में बीती। सबसे बढ़कर नीचे जेबरा के आसपास रहकर बिना वजह ही उखड़ने से अच्छा है कि उससे निश्चित दूरी पर रहा जाए। तभी घंटी बजी। खोला तो पड़ोस का बंटी दरवाजे पर हाँफता सा खड़ा था। आंटी जी, जो जेबरा हम लोगों के घर काम मांगने आता है ना, उसका बाप वहाँ नाली में औंधा गिरा है। बिना सांस लिए उत्तेजित होकर कहते कहते वो हाँफ गया। मैं गहरे सन्नाटे में आई खड़ी थी, किसी तरह काबू कर बंटी से कहा अच्छा, और दरवाज़ा बंद कर लिया। ये एक ज़बरदस्त झटका था। सांस मेरी ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन दुनियादार बुद्धि अपनी जगह तैनात थी। निर्णय समझ बूझ कर लेना था। घड़ी में देखा 3:30, यानी अभी तुरंत बताने का मतलब पूरे 1-1.5 घंटे के मजदूरी के पैसे फोकट में फेंकना। कह दूँ तो किस मुँह से रोकूंगी? फ़ौरन झाड़न वाड़न वहीं फेंक फाँक कर भागेगा और फिर मजदूरी वैसे भी ऐसे पर कुड़ते कुड़ते ही सही पूरी उसके हाथ पर रखनी होगी।
और सबसे बढ़कर कहीं सुनते ही जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा तो अलग आफत। इन जाहिल झपट्टों का क्या ठिकाना, क्षण भर में भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं और फिर बताओ भी और मदद भी करो। अच्छा है इस बावेले में नहीं ही पड़ा जाए। 5 बजे तक चुपचाप काम करने दें, उससे पहले हरगिज़ नहीं बताना है। अरे पहुँच कर ही क्या कर लेगा ये। नहीं नहीं, मेरे अंदर भी दया, माया, ममता और कौड़ी भर की आत्मा ने सगर्व कहा, आधे घंटे पहले ही उसे छुट्टी दे दूंगी और समझा करके बता दूंगी, और हाँ, आधे घंटे के पैसे भी नहीं काटूंगी। मेरी अंतरात्मा पूरी तरह गदगद और संतुष्ट हो गई। कड़क चाय बनाई थी, गज़लों का पूरा एक कैसेट सुन डाला, तब तक 4:15 हो गए थे। छोड़ो, दरिया दिली को भी सीमा में नहीं बांधना चाहिए, चलकर अभी छुट्टी दे देती हूँ। ड्रॉर से पैसे भी निकाल लिए और कमरे में आई। जेबरा बस कर, आज जाने दे। वो बिना ध्यान दिए कांच रगड़ता रहा। ये पैसे ले ले, और हाँ देख, वहाँ गेट के पास कोई पड़ा है, मैं तो नहीं जानती, तू देख ले, बंटी कह रहा था। मैं यहाँ पर अटकी। शायद वो तेरा बाप। मैं सांस रोके उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगी, पर वो खिड़की का कांच रगड़ते रगड़ते इतना ही बुदबुदाया, वही है। क्या? मैं जैसे आसमान से गिरी। लाख कोशिश करने पर भी मैं अपनी उत्सुकता, हैरानी न छिपा पाई। तुझे मालूम है? कब से? कैसे? और भी तमाम खलबलाते प्रश्न, जैसे तुझे मालूम है और तू यहाँ रोशनदान का कांच रगड़ रहा है, तुझे कोई घबराहट नहीं? क्यों हैं? प्रकट सिर्फ इतना पूछा। फिर तू ले नहीं जाएगा उसे घर? वो बड़ी मुश्किल से, जैसे बोलने पर मजबूर किया गया हो, विवशता से बोला, काम करके ले जाऊंगा। मेरी जिज्ञासा बांध तोड़े जा रही थी। फिर तू उसे कैसे ले जाएगा? इस बार उसकी आंखों में अजीब हिकारत सा एक भाव था, जिसमें व्यंग भी था, विद्रूप भी, प्रतिहिंसा भी और एक खीज। आप लोग उठवा देंगे? हम? मैं हकला गई। मैं कैसे उठवा सकती हूँ, और साहब तो अंधेरा होने पर आते हैं। दरअसल मैं इस प्रश्न के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। सुन, तू अपने किसी जान पहचान वाले को बुला लाना, और इसके पहले कि जेबरा मुझे सीधी नज़रों से देखे, भागती हुई मैं किचन में चली गई। शाम में साहब आए तो चेहरे पर नूर बरस रहा था। बच्चे इधर उधर हुए तो धीरे धीरे बोले, ये लो, चुपचाप सेफ में डाल दो। प्लास्टिक की नन्ही सी पारदर्शी डिब्बी में वाइट मेटल किचन में हीरे का छोटा सा पेंडेंट दबदबा रहा था। नूर मेरे चेहरे पर बरस उठा। लवली, कौन? ये नया वाला कॉन्ट्रैक्टर मनसुखानी? आप आम खाइए मेम साहब, पेड़ गिनने की मशक्क़त क्यों? फिर खुद ही आंखें झपका कर मुस्कुराते हुए बोले, ये तो पेशगी है, वो तो 10% देने की बात कर रहा है। हैं? मेरी आंखें फटी रह गईं। मतलब लाखों के बारे में? अरे! शाम के झुटपुटे में क्रिकेट का बल्ला फटकारते लौटते किशु ने आज की ताज़ा खबर दी। वो जेबरा ना अपने बाप का हाथ पैर सिर बारी बारी से खींच खींच कर उठाने की कोशिश कर रहा था बहुत देर तक, लेकिन उससे उठा ही नहीं। तब थक कर अपने बाप को साला बोलता घर चला गया। साला बोलते हुए किशु की जबान पापा को देखकर सकपकाई थी, लेकिन उन्होंने दूसरी बात पकड़ी। कहीं तुम लोग तो नहीं उसके साथ खींचने खांचने लगे? नहीं, हमने तो प्लेग्राउंड से आते हुए देखा बस, मैं तो पास भी नहीं गया। किशु ने संतोषजनक सफाई पेश की। मैं बस हीरे पेंडेंट को ही सोचे जा रही थी। बार बार विनी को बताने का दिल होता, पर इनकी सख्त ताकीद सोचकर मन मार कर रह जाती। रात का खाना खाते खाते किशु की नज़र अचानक पेपर के पिक्चर वाले पेज पर पड़ी और अचानक खुशी से चीखा, बुलडोज़र, पापा चित्रम में लगी है, प्लीज़ कम ऑन, अभी चलते हैं नाइट शो। तुम लोग भी क्या याद करोगे पापा को? रियली? सब एक साथ खुशी से चीख पड़े। हाँ चलो, टिकट भी मिल जाएंगे। सचमुच टिकट मिल गए, सीट भी बीच की और ऊपर से चॉकलेट। बच्चों को क्या मालूम कि पापा की जिंदा दिली अतिरिक्त रूप से दरिया दिली क्यों हो गई है। आधी रात की झिरझिराती फागुनी बयार में खिलखिलाते हुए किशु और विनी कार की पिछली सीट पर ही बुलडोजरी ढिशू ढिशू की नकल उतार रहे थे। रात के अंधेरे को चीरते हुए जब कार गेट के पास मुड़ने लगी तो अचानक किशु चौंका। पापा देखिए, वो हेडलाइट की तेज रोशनी में नाले के किनारे औंधे पड़े बाप के साथ जेबरा लिपटा सा सो रहा था। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्य बालाजी की लिखी हुई एक मर्मस्पर्शी कहानी जेबरा। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी।